नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेस वीकली इस प्रथम श्रृंखला के 9वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ परविंदर सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन 20 क्वेश्चंस को जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। कुछ जीके से संबंधित हैं और कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट के ऊपर भी हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, ये हमारी ईमेल आईडी है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर है। इनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, जो कि प्रोटेक्टेड है। इसका पासवर्ड आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आप वहां जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन के द्वारा अपनाई जाने वाली स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत है, यानी कि कुछ बंदरगाहें और नाम दिए गए हैं बंदरगाहों के, और हमें ये बताना है कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति जो चीन के द्वारा अपनाई जा रही है उसके तहत है। तो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह, हम्बनटोटा कोलंबिया जो श्रीलंका के अंदर है इसके अंदर, लिम चंबांग थाईलैंड के अंदर, क्याक्यू जो म्यांमार के अंदर है, इन सभी के थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति चाइना चला रहा है। और भारत का जो ये हिस्सा है, इन सभी के थ्रू भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो चाइना चाहता है कि इन सभी इलाकों के ऊपर, यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी देश हैं और पाकिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक, इस तरीके से इनके थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति इसको बोला जाता है और इसके तहत ये सारी बंदरगाहें आती हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें सही मिलान करना है। कॉक्स बाजार कहाँ है, हमें बताना है कि कॉक्स बाजार, हमें पता है कॉक्स बाजार जो रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या जो बांग्लादेश से उत्पन्न हुई, वहाँ कॉक्स बाजार है। कलादान जो परियोजना है, कलादान परियोजना म्यांमार, कलादान जो नदी है वो म्यांमार में है और इसलिए कलादान नदी परियोजना म्यांमार से संबंधित है। मधेसी आंदोलन जो अभी हुआ है नेपाल से संबंधित है और चुरकुआ टाला परियोजना भूटान से संबंधित है। तो इस तरीके से हमें बताना था, इनका सही मिलान करना था। और जो चुरकुआ जो भूटान के अंदर है, चुरकुआ वो वांगचू नदी पर है। ये चुरकुआ टाला परियोजना जो भारत और भूटान के बीच में चल रही है, ये वांगचू नदी पर है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 परियोजना निम्न राज्य में लागू नहीं है। हमें ये बताना है कि ये जो AFSPA जो योजना है वो किस राज्य में नहीं है। तो 2015 में त्रिपुरा से ये हटा ली गई है और 1986 में मिजोरम, त्रिपुरा से और 2018 में मेघालय से अभी ये हटा ली गई है। तो इसलिए हमें AFSPA आर्म्ड स्पेशल पावर एक्ट 1958 से इतनी जानकारी मिल जाती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, चुनाव परिणाम विजित सीटों के दलों को क्रमागत श्रेणी में लगाना कि किस दल को सबसे ज्यादा और किस दल को सबसे कम जो है वोट मिले थे। तो आपको पता है बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, वहीं एनडीए को 47 सीटें, कांग्रेस को 52 सीटें और यूपीए को 33 सीटें और अदर्स को 108 सीटें मिली थी। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है, इसलिए इसकी जानकारी, हमें इतनी जानकारी जरूर याद रखनी है कि किस पार्टी को किस तरीके से सीटें मिली हैं। तो उनका क्रमागत श्रेणी में काफी बार पूछ लिया जाता है, तो हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है। येलो वेस्ट पीली जैकेट आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? ये हुआ फ्रांस के अंदर। और जो इमैनुअल मैक्रोन जो हैं, इमैनुअल मैक्रोन जो वहां के राष्ट्रपति है, उसकी नीतियों के खिलाफ 2018 में
ये आंदोलन शुरू हुआ येलो वेस्ट। अब क्वेश्चन में ये है कि येलो वेस्ट क्या है। येलो वेस्ट वहां के जो लोग आंदोलनकारी हैं वो येलो रंग की जैकेट पहनकर इस आंदोलन को कर रहे हैं और ये इमैनुअल मैक्रोन की नीतियों के विरोध में किया गया आंदोलन है। तो इसलिए हमारा फ्रांस जो है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन है चार्ल्स टेलर नकारात्मक स्वतंत्रता की अपर्याप्तता, नकारात्मक स्वतंत्रता नेगेटिव फ्रीडम, अपर्याप्तता पर्याप्त नहीं हो में स्वतंत्रता का वर्णन करते हैं। वो आजादी की अवसर अवधारणा, अपॉर्चुनिटी टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, आजादी की प्रयोग अवधारणा, एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम और आत्मज्ञान की अवधारणा, इन सभी का जिक्र करते हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विचारक जो स्वतंत्रता को त्रिसंबंध ट्रिएडिक रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं वो कौन है? वो है दोस्तों जेराल्ड मैकलम। जेराल्ड मैकलम कहते हैं कि एक्स वाई जेड, इसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके जो संबंध हैं, एक्स वाई जेड के जो संबंध हैं वो स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हैं। इनका मानना है कि एक कर्ता कुछ निश्चित बाधाओं या परिस्थितियों से कुछ निश्चित काम करने हेतु स्वतंत्र होता है। इसलिए आजादी का संबंध जो है इन तीनों से है, यानी कि ये कर्ता अगर कुछ करेगा तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा, ये कर्ता अगर करेगा तो इसके ऊपर भी पड़ेगा, इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा और इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी पड़ेगा। तो ये जो सारा जो इफेक्ट पड़ रहा है और ये ट्रिएंगल जो बन रहा है, ट्रिएडिक रिलेशनशिप जो बन रही है इन तीनों की, उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं जेराल्ड मैकलम। वो कहते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड के संबंध हैं ये स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हैं। इनका मानना है कि एक कर्ता कुछ निश्चित बाधाओं या परिस्थितियों से कुछ निश्चित काम करने हेतु स्वतंत्र होता है। इसलिए आजादी एक त्रिआयामी संबंध है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कभी अगर क्वेश्चन ये आए कि त्रिआयामी संबंध का जिक्र कौन करता है तो जेराल्ड मैकलम करते हैं। जॉन रॉल्स और इनकी पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में स्वतंत्रता व समानता के आदर्श मूल्यों को समाहित करने की कोशिश करते हैं और इनके लिए अज्ञान का पर्दा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। वे बुनियादी स्वतंत्रताओं में शामिल करते हैं। वे अंतःकरण की स्वतंत्रता, सहचर्य बनाने की स्वतंत्रता, कानूनी शासन के अधिकार व स्वतंत्रता और इन सभी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता के जो आदर्श मूल्य हैं वो समाहित होते हैं और इनके जो बुनियादी जो स्वतंत्रताएं हैं वो ये हैं और ये हर नागरिक को मिलनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व और सम्मिलित विकास। ये विश्व और सम्मिलित विकास के नियम का सूत्रीकरण किसने किया? विश्व और सम्मिलित विकास नियम के सूत्रीकरण ट्रास्टकी ने। अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट, इस नियम का सूत्रीकरण ट्रास्टकी ने किया। अब मुझे ये बताना है, आपने मुझे बताना है कि ये विश्व और सम्मिलित विकास है क्या? पैराडिगम रिगेन द रूल्स ऑफ वॉलस्टाइन्स वर्ल्ड सिस्टम मेथड, ये बुक किसकी है? हमें ये बताना है कि ये बुक किसकी है और ये बुक है एंड्रे गुन्नर फ्रैंक की। इन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था वही है जिसे वॉलस्टाइन ने विश्व अर्थव्यवस्था कहा है। और मैंने पिछले वीडियो में समझाने का प्रयास किया था जो तीन कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी का जो जिक्र करते हैं वॉलस्टाइन और इनके बीच संबंध की बात करते हैं, और चौथे देश जो थे बाहर के देश थे और इन देशों के थ्रू वो विश्व व्यवस्था को समझने का प्रयास कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो विश्व व्यवस्था है यही विश्व अर्थव्यवस्था है। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था वही है जिसे वॉलस्टाइन ने विश्व की अर्थव्यवस्था कहा। द स्टेट एंड इंटरनेशनल रिलेशन में उत्तर आधुनिकतावाद को कहा गया। द स्टेट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उत्तर आधुनिकतावाद को रेडिकल रचनावाद कहा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावाद अंतः संबंधों में योगदान देता। किसके अंतः संबंधों में उत्तर आधुनिकतावाद जो है संबंध योगदान देता है? जीनियोलॉजी के द्वारा,
विरचना के द्वारा, राजनीतिक अवधारणाओं में पुनः विचार के द्वारा और वृद्ध राजनीतिक कल्पना की खोज करता है। इसलिए सभी जो हैं ऊपर लिखित आंसर बिल्कुल ठीक है। गलत युगम की पुष्टि करनी है। हमें पता है उत्तर आधुनिकतावादियों में सारे थिंकर हैं, महिलावादी जो थिंकर हैं ये बिल्कुल ठीक है। नव यथार्थवाद में केनेथ वोल्ट्स और गिल्पिन वगैरह हैं, तो इसलिए हमारा ये आंसर गलत होगा और इसका उत्तर यही होगा कि ये संरचनात्मक उदारवादी नहीं है, बल्कि ये संरचनात्मक मार्क्सवादी हैं, क्योंकि रोल प्रोबिश, समीर अमीन वगैरह सारे के सारे जो हैं मार्क्सवादी थे। और ये कौन से मार्क्सवादी हैं? संरचनात्मक मार्क्सवादी। बार्कर ने उन्हें खोखली स्वतंत्रता का जनक कहा और वेपर ने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी की संज्ञा दी। ये किस विचारक के बारे में सही है? तो ये है मिल के बारे में। और बार्कर ने इन्हें खोखली स्वतंत्रता और वेपर ने इन्हें अनिच्छुक, क्योंकि जेएस मिल ने अशिक्षित, शिशुओं, अपंगों, मानसिक विकृत व्यक्तियों को स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं समझा था, तो इसलिए बार्कर ने इन्हें खोखली स्वतंत्रता का जनक कहा और वेपर ने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षति सिद्धांत के आधार पर राज्य के सकारात्मक कार्यों का समर्थन किया। तो क्षति सिद्धांत के आधार पर मिल ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का समर्थन किया था और कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचे तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, और यही इनका क्षति सिद्धांत था। तो क्षति सिद्धांत क्या था, एक बार और बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से, ए व्यक्ति की स्वतंत्रता से बी व्यक्ति को क्षति पहुंच रही है तो राज्य इन दोनों के बीच में इंटरवीन करेगा, और यही क्षति सिद्धांत जेएस मिल ने दिया। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक नहीं है, हमें बताना है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक कौन नहीं है। तो हीगल, कांट, फ्रीडमैन और बर्लिन, ये सारे स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक नहीं हैं। इनमें से बर्लिन और फ्रीडमैन जो हैं वो नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं, और बाकी के सारे विचारक जो हैं सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं। तो हमें इसे अच्छे से याद रखना, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, और कांट, हीगल, बोसांके। तो हमारे यहां नेम जो आते हैं वो आते हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके। ये सभी जो विचारक हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं, और फ्रीडमैन और बर्लिन सकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम श्रम मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सर्वप्रथम श्रम मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया, और एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। और इस सिद्धांत ने श्रम की मात्रा के आधार पर वस्तुओं के मूल्य को कम कर दिया। श्रम की मात्रा के आधार पर किसको कम कर दिया? वस्तुओं के मूल्य को कम कर दिया। और मुक्त प्रतिस्पर्धा अपनी पावर ऑफ रेगुलेशन के बल पर साधनों के सर्वोत्तम आवंटन को जन्म देती है, अतः लेसज फेयर की नीति जरूरी है। तो इन्होंने ये भी कहा कि मुक्त प्रतिस्पर्धा अपनी पावर ऑफ रेगुलेशन के बल पर संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन को जन्म देती है, अतः लेसज फेयर हस्तक्षेप की जो नीति है वो जरूरी है। और श्रम मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने, और इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। गलत युग्म को छांटिए। तो गलत युग्म को छांटना है, युग्म को छांटना है। तो चार्ल्स लिंडब्लोम की बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड मार्केट 1977। तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक है। एंथनी डाउन्स की बुक का नाम है एन इकोनॉमी थियरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957, बिल्कुल ठीक है। जे बुकनेन और टल्लॉक की बुक का नाम है द कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962, और न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। ये बुक चार्ल्स मेरियम की है, न कि एस ओल्सन की। एस ओल्सन की बुक का नाम है
द लॉजिक ऑफ कैलकुलस एक्शन 1965, द लॉजिक ऑफ कैलकुलस एक्शन 1965। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। शास्त्रीयवादी विचारकों के अनुसार सही कथन है राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य एक नकारात्मक संस्था है और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए यह गलत है। ये सभी की सभी जो धारणाएं हैं ये शास्त्रीय विचारकों की है, इसलिए सभी फोर्थ ऑप्शन सभी जो हमारा। कोलमैन आधुनिक समाज की विशेषताओं पर बल देते हैं, राजनीतिक संरचना का विभेदीकरण, राजनीतिक संस्कृति की चिरकालिता और समाज की राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी के ऊपर कोलमैन आधुनिक समाज की प्रमुखताओं पर बल देते हैं। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। अगले रविवार को फिर से मिलेंगे, हमारी लास्ट वीडियो होगी और हमने टोटल कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। जब मैं 10वीं वीडियो दूंगा तब हम 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके होंगे। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, मैंने पहले भी जिक्र किया था एक चीज का कि नेट यूजीसी नेट से संबंधित जो बुक्स हैं उनका हम रिव्यू करेंगे। अब आपको ये बताना है कि आपको कौन सी बुक्स जो है नेट यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूरी लग रही हैं और किस तरीके से इनका रिव्यू किया जाए। दोस्तों मैं फिर कहता हूं, आज का जो दौर है वो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिविटी अपने अंदर लाइए और ऑब्जेक्टिव बनिए ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आसानी से आप सोल्व कर सको। आज का जो समय है वो इसी तरीके की मांग जो है आपसे कर रहा है। ये एक दौर था जब सब्जेक्टिव के थ्रू हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था और हम उसका आंसर देते थे और मिलता जुलता आंसर भी ठीक होता था, लेकिन सही आंसर में से आज हमने सही विकल्प को चूज करना है। तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिविटी है वो अपने अंदर बनाइए, सफल बनिए, सफल भारत बनाइए, स्वच्छ भारत बनाइए। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले रविवार को सुबह 6 बजे।